Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great. I am Abhilash Verma and I welcome you all on this channel called Abhiarna. ठीक है, तो नंबर थ्योरी का सीरीज जो है वो शुरू हो चुका है. एक जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ था, उसमें जस्ट मैंने बात किया था कुछ समय में लेके आपका कि नंबर थ्योरी होता क्या और उसमें पढ़ाई क्या होने वाला है. ठीक है, कि नंबर थ्योरी भाई इंटीजर्स यानी कि बेसिकली मेनली नेचुरल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और धीरे धीरे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले वो आज से कहानी शुरू होगा. तो जो पहला टॉपिक है नंबर थ्योरी में वो है डिविजिबिलिटी का. ठीक है, पहला टॉपिक है नंबर थ्योरी में डिविजिबिलिटी का. डिविजिबिलिटी का मैं 2 लेक्चर लूंगा. पहली बात ये, पहला लेक्चर जो कि आज है इसमें मैं डिविजिबिलिटी का प्रॉपर्टीज प्लस डेफिनेशन और साथ में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करवाऊंगा. जो दूसरा लेक्चर है उसमें डिविजिबिलिटी पे बेस्ड कुछ आरएमओ का प्रॉब्लम एक दो, ठीक है, कुछ एक दो दूसरे कंट्रीज का प्रॉब्लम वो मैं करवाऊंगा. अगर आप सोच रहे कि ये किनको देखना चाहिए, ये वीडियो किन के लिए है, तो ये वीडियो वो बच्चा देख सकता है जिसको डिविजिबिलिटी का कोई आइडिया नहीं है, और वो भी देख सकता है जिसको सब कुछ आता है बट ही वांट टू रिवाइज. राइट, तो ये दोनों के लिए है. इस तरह से मैंने डिजाइन किया हुआ है. ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाओगे, ठीक है, नंबर थ्योरी सीखना है, दिस इज परफेक्ट. लेकिन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो कौन कौन एग्जामिनेशन को ये कैटर कर लेगा ये चीज. तो देखो यार, कैटर करने की बात है तो यार ओलंपियाड्स वगैरह तो कैटर करेगा ही. ओलंपियाड्स मतलब आईओक्यूएम हो गया, आरएमओ का हम लोग क्वेश्चन करने ही वाले हैं. ठीक है, तो ओलंपियाड तो कैटर करेगा ही. ठीक है, साथ साथ में आईएसआई जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम जो लेता है बी स्टैट और बी मैथ का, उसके भी मैं कुछ कुछ बीच में क्वेश्चन करवाते रहूंगा ताकि आपकी जो सिलेबस सेम है, ओलंपियाड और आईएसआई के एंट्रेंस का सिलेबस सेम है लगभग. तो यार साथ साथ में तैयारी अगर होते जाएगा तो क्या ही बुरा है. तुम इंडिया के वन ऑफ दी क्या बेस्ट मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिक के कॉलेज में अगर पहुंच गए, ठीक है, ओलंपियाड की तैयारी के साथ साथ, तो क्या बुरा है. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए कहानी जो है वो शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में. सॉरी. ठीक है, देखो यार, डिविजिबिलिटी इन टर्म मोटा मोटा आप सबको आता है कि डिवाइड करने का मतलब क्या होता है. मैं 2 इंटीजर ले रहा हूं, 2 इंटीजर. ठीक है, मान लो अपने पास 2 इंटीजर है, एक है एक्स और एक है वाई. ये दोनों इंटीजर है, बिलोंग्स टू इंटीजर है. ठीक है, तो जो परफेक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या डेफिनेशन है वो ध्यान से सुनना. ठीक है, वी से एक्स डिवाइड्स वाई. we say x divides y if there exist, ये there exist का साइन है, if there exist an integer c such that st मतलब such that y is equals to cx. अब समझने का, सेंटेंस को समझने की कोशिश करना. इससे एक बहुत छोटा चीज अभी क्लियर होने वाला है जो बहुत मोस्ट ऑफ यू हैव सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट. ठीक है, वो छोटा सा कंफ्यूजन दूर होने वाला है, ध्यान से समझना. हम ये बोलते हैं डेफिनेशन जो है कि एक्स वाई को परफेक्टली डिवाइड करेगा अगर दुनिया में ऐसा कोई इंटीजर होगा, यहां पे वो इंटीजर को सी माने हैं, जिससे कि हम ये रिलेशन लिख पाए y इज इक्वल टू सी एक्स. सर कुछ नहीं समझ में आया. सर कुछ नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सबसे पहले x अगर y को डिवाइड कर रहा है तो उसका सिंबल है x डिवाइड्स y. ये उसका सिंबल है. ठीक है, x डिवाइड्स y. अब समझना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. जैसे फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड्स 10. क्या 2 10 को डिवाइड करता है? हां करता है. अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं कि नंबर थ्योरी का डेफिनेशन के हिसाब से कैसे डिवाइड कर रहा है, तो 2 10 को इसलिए डिवाइड कर रहा है क्योंकि हम 10 को 2 इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं, और वो इंटीजर सबको पता है कि 5 होगा. ठीक है, 2 इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं. अब ध्यान से समझना, 5 डिवाइड्स 60. क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या 5 60 को डिवाइड करता होगा? आप बोलेंगे सर क्या बच्चा वाला बात कर रहे हैं सर, ये तो 12 इंटू 5 60 होता है, 5 इंटू 12 60 होता है, करेगा. बट नंबर थ्योरी के डेफिनेशन के हिसाब से इस चीज को प्रूफ कैसे करोगे? तुम बोलोगे हाँ, एक दुनिया में ऐसा इंटीजर है जिसको हम 60 इज इक्वल टू 5 इंटू कोई इंटीजर हम लिख सकते हैं, वो इंटीजर है 12. ठीक है, वो इंटीजर है 12, तो इसीलिए 5 डिवाइड 60, इसलिए 60 इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है, अब तुम ये समझ लो कि मैं ये छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहा हूं. बहुत लोगों को लग रहा होगा सर क्या छोटी छोटी फालतू चीजें बता रहे हैं.
ठीक है, सिंबल समझना बहुत जरूरी है। और जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता है जिसमें प्रूव करना होता है डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, उसमें हम इतना ही करते हैं, यही करते हैं जो ये 2 लाइन लिखा हुआ है मेरे भाई, यही करते हैं। अभी आप देखोगे जब क्वेश्चन आएगा तो देखोगे, ठीक है, अभी जब क्वेश्चन आएगा तब देखोगे, ठीक है। फिर से मैं पूछ रहा हूं 13 डिवाइड 65, क्या ये सही लिखा हुआ है? हाँ ये सही लिखा हुआ है कि 13 जो है वो 65 को डिवाइड करता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? 13 डिवाइड 65, इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? डिवाइड्स। 13 डिवाइड 65। मैं पूछूंगा कैसे, तो तुम बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है, ठीक है, अगर मैं प्रॉपर डिवीजन का मतलब समझाऊं, एक्स डिवाइड वाई का मतलब समझाऊं, तो मेरे को इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिखना है 65 इज इक्वल टू 13 इंटू सम इंटीजर। अगर कोई इंटीजर मैं यहां पे भर पाऊं तो वो डिवाइड करेगा। तो यार तुमको बच्चों को पता है कि 13 इंटू 5 जो है 65 होता है, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। फिर से देखना एक वेरिएबल के साथ, ए डिवाइड्स बी, ठीक है, ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा। ए डिवाइड्स बी, अगर बी को हम कोई इंटीजर सी इंटू ए लिख पाए तो इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी, इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसे मैं बोलूं 4 डिवाइड्स 2, क्या ये बात सही है? कुछ लोग बोलेंगे कि सर शायद ये सही नहीं है, 4 तो 2 को डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन क्यों डिवाइड नहीं करेगा? देखो यहां पे, क्या तुम 2 को 4 इंटू समथिंग इंटीजर लिख सकते हो? बताओ। तुम बोलोगे हाँ सर हम लिख सकते हैं। 4 को अगर 1/2 से डिवाइड इंटू कर दे तो यार टक टक कटेगा और 2 आ जाएगा। अरे भैया ये 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, 1/2 इंटीजर नहीं है, इंटीजर होना चाहिए। तो 2 इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग, चलो मान लेते हैं सी। क्या यहां पे सी के बदले कोई इंटीजर रख सकते हो? देयर इज नो सी विच यू कैन पुट हेयर सच दैट 2 इज इक्वल टू 4 इंटू सी। ऐसा कोई सी इंटीग्रल वैल्यू नहीं है जो 4 में मल्टीप्लाई होकर 2 होगा, इसका मतलब ये गलत है। तो सर गलत है तो डिवाइड नहीं करेगा, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका है 4 डज नॉट डिवाइड 2। एक डिवाइड का साइन मारो टक काट दो, एक डिवाइड का साइन मारो टक काट दो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत सारे एग्जांपल हो गया, एक दो एग्जांपल और करते हैं। 2 का पावर 7 डिवाइड करेगा 2 का पावर 1760 को, क्या ये सही लिखा हुआ है? हां सर ये सही लिखा हुआ है। क्यों सही लिखा हुआ है? क्योंकि 2 का पावर 1760 को तुम 2 का पावर 7 इंटू सम इंटीजर लिख सकते हो। अगर मैं पूछ लूं कौन सा इंटीजर होगा तो ऑब्वियस सबको पता है कि 2 का पावर 1753, ठीक है, 7 जोड़ोगे 1760 आ जाएगा, परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लास्ट एग्जांपल लेता हूं, 5 डिवाइड 7, क्या ये सही लिखा हुआ है? हाँ या ना बोल दो यार, क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्यों सही नहीं लिखा हुआ है? सर 5 के टेबल में कहां से आता था? अरे एग्जैक्ट प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करके बताना है कि सर 7 को हम 5 इंटू कोई इंटीजर नहीं लिख सकते। सर लिख तो सकते हैं सर, 5 इंटू 7/5, टक टक कटेगा 7 आ जाएगा। अरे भैया 7/5 इज नॉट एन इंटीजर, 7/5 इंटीजर नहीं है। मैं जेड से इंटीजर दिखला रहा हूं, है ना, तो जेड ही रहने देते हैं। क्या तुम 7 इज इक्वल टू 5 इंटू सी के बदले कोई इंटीजर रख सकते हो जिससे आंसर 7 आ जाए? नहीं रख सकते हो। तो यहां पे ये गलत लिखा हुआ है, और ये गलत लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 डज नॉट डिवाइड 7। आई होप ये कहानी समझ में आया होगा, ये डेफिनेशन बहुत ही प्यार से ब्यूटीफुली समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सिंपल है कि अगर कोई भी 2 रैंडम इंटीजर है x और y, और मेरे को बोलना है x डिवाइड्स y, तो हम कब बोलेंगे x डिवाइड्स y? अगर कोई ऐसा इंटीजर दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसका नाम c बोल देते हैं, जिसके लिए y का वैल्यू x इंटू सी होगा। अगर p और q है तो p डिवाइड्स q इफ q इज इक्वल टू इंटीजर इंटू x। a b c अगर ले होगे
तो a डिवाइड्स b इफ b इक्वल टू कोई इंटीजर इनटू a। ठीक है, एक बात और समझना, एक बात और समझना, जैसे x डिवाइड्स y, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, x डिवाइड्स y। अगर कोई बोले y इज डिविजिबल बाई x, सेम चीज है क्या? हाँ सेम चीज है साहब। अगर कोई बोले x इज अ फैक्टर ऑफ y, सेम चीज है क्या? सेम चीज है साहब। कोई बोले y इज अ मल्टीपल ऑफ x, सेम चीज है क्या? सेम चीज है। समझ रहे हो? x इज अ डिवीजर ऑफ y, सेम चीज है क्या? सेम चीज है। परफेक्टली डिवीजन में सेम चीज है, सब कुछ सेम चीज है। परफेक्ट डिवीजन में जो भी तुम नाम बचपन से पढ़ते आ रहे हो सब वैलिड होगा। बस ये मत सोचना कि वो सब अलग था, ये कहानी अलग चल रहा, सेम चीज है। बस एक प्योर मैथमेटिक्स में हम चीजों को लिखते कैसे है हम वो पढ़ेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब मेरा बस एक सवाल है आपसे, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके सोचना और फिर अपने आप को जवाब देना। मैं सुन रहा हूं यार तुम्हारे घर से कि मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, इज a divides a cube if a belongs to integer। आपको यह सवाल का जवाब देना है, क्या a क्यूब को डिवाइड करेगा अगर a इंटीजर होगा? तो यह जवाब देना है, यह जवाब देना है। सोचो, पॉज करके सोचो, ठीक है। सम ऑफ यू मे थिंक कि सर क्या क्वेश्चन है सर, आंसर यस है। बोलोगे कैसे? तो मैं बोलूंगा सर, मतलब आप बोलोगे सर ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर और इंटीजर है ए स्क्वायर। मैं बोलूंगा गलत है, मैं बोलूंगा गलत है। तुमने एक बहुत बड़ी चीज छोड़ दी। अरे क्या हो गया? तुमने एक बहुत बड़ी चीज छोड़ दी। चलो मैं पहले काउंटर एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, काउंटर एग्जांपल। अगर ए का वैल्यू 0 हो गया, ए का वैल्यू 0 हो गया, तो क्या तुम किसी चीज को 0 से डिवाइड कर सकते हो? क्वेश्चन तो ये है, क्या तुम किसी चीज को 0 से डिवाइड कर सकते हो? क्वेश्चन तो ये नहीं कर सकते हो। तो ये ट्रू तब होगा, ये चीज ट्रू तब होगा इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ऊपर में जितना भी बार पढ़े और वेरिएबल रखे हैं, सब में जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, जिस इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो भैया, वो 0 नहीं होना चाहिए। अब बचपन से ये सवाल किसी के मन में घूम रहा होगा और किसी को आंसर क्लियर होगा कि सर हम किसी चीज को 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? किसी चीज को हम 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? कुछ लोगों के मन में ये होगा और कुछ लोगों के मन में होगा कि सर मेरे को तो आता है, मजा आ गया, आप जो बताने वाले हैं मेरे को आता है। चलो ठीक है, सुन लो, सबको सुन लो, सबको सुन लो, ठीक है। दो तरह से मैं इसको समझाता हूं कि हम किसी चीज को 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। दो तरह से मैं चीजों को समझाता हूं। एक में प्योर मैथमेटिक्स के डेफिनेशन के बदौलत समझाऊंगा और दूसरा तरीका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत लोगों ने सुना हुआ होगा, तो मैं पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल, टक टक टक, ठीक है, टक टक टक। सबसे पहले प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एकदम कॉमन भाषा में बात करूं, अपने एकदम यार दोस्तों के बीच में जब चाय पीते हो तो उस भाषा में बात करूं, तो डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो तुम तीन दोस्त हो। तीन दोस्त कौन कौन हो सकते हैं? एक होगा राजू, एक होगा श्याम, एक होगा बाबूराव। अरे हाँ भाई, हेरा फेरी वाला है, अगर किसी को याद है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मान लो ये तीन दोस्त है, राजू, श्याम और बाबूराव। ये लोग मार्केट गए और 15 चॉकलेट खरीद के लाए। 15 क्या खरीद के लाए? 15 चॉकलेट। अब इन 15 चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीन दोस्तों में इक्वल 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 इक्वल। ऐसा नहीं कि जो पैसा ज्यादा मिलाएगा उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। सब बोलेगा अरे सर क्या पूछ रही है सर, तो तीन है, 15 से 3 को डिवाइड करो, इसके पास 5 आएगा, इसके पास 5 आएगा, इसके पास 5 आएगा। यानी कि ये छोटा सा एग्जांपल था जो तुम सबको ही करते आ रहे हो, यही तो डिवीजन है। तुमने क्या किया? तुमने 15 को डिवाइड किया इंटू 3, मतलब इंटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में तुमने डिवाइड किया, 5-5 जो है कोसेंट मिला। बेसिकली तुमने ये चाल चल दिया। ठीक है, तुमने 15 को 3 से डिवाइड कर दिया, 5-5 मिला, उसको बांट दिया। ये डिवीजन था। ठीक है, ये डिवीजन कैसा था? तो तुम 15 को 3 से डिवाइड कर रहे थे, राइट? एक बात बताओ, अगर मेरे को n पर्सन है
और इस 15 चॉकलेट को डिवाइड करना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि n जो है वो फैक्टर वैक्टर होगा या तोड़ ताड़ के चलेगा, जो भी है 1 मिनट के लिए ऐसा मान लो, 1 मिनट के लिए वर्चुअली। तुम बोलोगे सर मैं 15 को n से डिवाइड कर दूंगा, जितना आंसर आएगा उतना उतना दे दूंगा क्वेश्चन में। मैं बोलूंगा सही बात है, सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा 0 लोग हैं। अब 0 लोगों में उस 15 चॉकलेट को डिवाइड करो, 0 लोगों में उस 15 चॉकलेट को डिवाइड करो, क्या करोगे आप बताओ? तुम्हारे पास 15 चॉकलेट है, तुमको 15 चॉकलेट 0 लोगों में डिवाइड करना है, 0 लोगों में डिवाइड करना है। यार बेतुका बात है, नॉनसेंस बात है ये। अरे भैया 0 लोगों में कैसे डिवाइड करोगे? 0 लोगों में कोई चीज कैसे डिवाइड हो सकता है? कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल अमॉन्ग 0 पर्सन। जब डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है तो मैथमेटिक्स की दुनिया में हम बोल देंगे डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है। तो यहां से हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अब बहुत लोग बोल रहे होंगे सर ये चीज तो मेरे को पहले से पता था। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बोलेंगे सर पहले से नहीं पता था और अभी भी समझ में नहीं आया। मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। हम लोग यार एक मैथमेटिक्स नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्योर नंबर थ्योरी के बेसिस पे इस चीज को समझते हैं। ये प्रैक्टिकल था, समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आ गया, कोशिश करो एक बार फिर से रिव्यू करके देख लो, क्या बोलते हैं बैकवर्ड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब समझते हैं नंबर थ्योरी के हिसाब से प्रूव। ठीक है, नंबर थ्योरी के हिसाब से देखो, मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। कोई भी नंबर उठा लेते, कोई भी नंबर उठा लेते, ए इज 0 डिवाइड्स ए, और ए जो है वो नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो ए इंटीजर है और नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो। अच्छा, जितना भी बार मैं नंबर नंबर बोल दूंगा नंबर थ्योरी में, समझ लेना मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं। मुंह से नंबर निकल जाएगा तो भी समझ लेना इंटीजर की बात कर रहा हूं। अगर गलती से इंटीग्रल वैल्यू कहीं नहीं आए तो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा। लेकिन अगर मैं नंबर बोलूं पूरे कोर्स के दौरान, नंबर थ्योरी के कोर्स के दौरान, तो प्लीज उसको इंटीजर ही मानना। ठीक है, होता है ना, बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अब क्वेश्चन ये है, इज 0 डिवाइड से, क्या 0 ए को डिवाइड करेगा? डिविजिबिलिटी का बहुत सिंपल सा चीज है यार, बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो है, लेट अस सपोज x y को डिवाइड तभी करेगा, x y को डिवाइड तभी करेगा जब y को तुम x इंटू सम इंटीजर लिख सकते हो, सम इंटीजर लिख सकते हो, सम इंटीजर। ये तभी होगा, ये तभी पॉसिबल होगा, तभी डिफाइंड होगा डिविजिबिलिटी। तो अब आते हैं अपने कहानी में। 0 डिवाइड्स ए, 0 डिवाइड्स ए, वेयर ए इज ए नॉन जीरो नंबर। थोड़ा सा हम ए को 7 मान ले रहे हैं, कोई भी नंबर मान लो। 0 डिवाइड 7, 0 डिवाइड 7, 0 7 को तभी डिवाइड करेगा जब ये डेफिनेशन को फॉलो करेगा। अच्छा, कोई ये मत बोलना सर ये डिफाइंड ऐसा क्यों है। ठीक है, डेरिवेशन डेफिनेशन ये सब में अंतर होता है। डिफाइन अलग चीज होता है, डेरिवेशन अलग चीज होता है। कोई डेराइव्ड रिजल्ट ये नहीं है। ठीक है, किसी के मन में अगर आ रहा है तो ठीक है, अब समझना बात को ध्यान से। 0 डिवाइड 7, 0 7 को तभी डिवाइड करेगा जब ये डेफिनेशन को फॉलो करेगा। और डेफिनेशन है कि अगर 0 7 को डिवाइड कर रहा है तो 7 को 0 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में लिखना होगा। यहां पे कोई ना कोई इंटीजर आएगा। क्या तुम कोई ऐसा इंटीजर मेरे को बता सकते हो जिसमें 0 इंटू करोगे और 7 आएगा? बताओ, क्या तुम मेरे को कोई ऐसा इंटीजर बता सकते हो जिसमें 0 इंटू करोगे और 7 आएगा? सर ऐसा तो कोई इंटीजर होगा ही नहीं। सर ऐसा तो कोई इंटीजर होएगा ही नहीं, तो यार कैसे डिवाइड करेगा? ये सब गलत चीज है, ये सब गलत चीज है। ठीक है, ये सब गलत चीज है। किसी भी नंबर को, नॉन जीरो नंबर को, नॉन जीरो नंबर को 0 से अगर डिवाइड करोगे तो भैया वो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। उसको हम नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर नॉन जीरो नंबर को अगर ऐसे लिखा है तो, अगर ऐसे लिखा है तो तब क्या बोलेंगे? तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि 0 अगर 0 को डिवाइड करे तब क्या बोलेंगे सर? तो मैं बोलूंगा, इसका नाम तो मैं बता देता हूं मैं, बट चीज अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, 0 अगर 0 को डिवाइड करे, ठीक है, तो 0 बाई 0
इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेंट में बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट थिंग है इनडिटर्मिनेंट समझाना। मैं पकड़ पकड़ के सबको समझाते रहता था स्कूल और कॉलेज में भी, तो मजेदार चीज है यार इनडिटर्मिनेंट। तो ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है, कैलकुलस वगैरह का कभी वीडियो आएगा तो इंतजार करना, या कभी इनडिटर्मिनेंट के ऊपर वीडियो निकाल दिया जाएगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भैया जीरो को, क्योंकि डेफिनेशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब दो चार प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, स्पेलिंग गलती हो गया क्या, डिविजिबिलिटी, हाँ लास्ट में वाई नहीं आना चाहिए, वाई सॉरी आई लिख दिया, वाई आना चाहिए, हाँ अब सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत प्यार प्यार से प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी नंबर, कोई भी रैंडम नंबर जो नॉन जीरो नंबर हो ए, वो जीरो को हमेशा डिवाइड करेगा, ठीक है, वो जीरो को हमेशा डिवाइड करेगा। बस कंडीशन यहां पे ये है कि ए जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। कैसे सर, कैसे आप ये कह सकते हैं यार, प्रूफ कर लो ना यार, प्रूफ कर लो। कोई भी नंबर ए अगर जीरो को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जीरो को ए इंटू समथिंग लिख सकते हो, ए इंटू सम इंटीजर लिख सकते हो। अरे यहां पे इंटीजर लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको जीरो ही लिख दो ना यार। जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो, खत्म। ए में ऐसा कोई इंटीजर है क्या जिसको इंटू करने से आंसर जीरो आ जा रहा है? जीरो है, खत्म हो गया, जीरो है। फिर से समझ लेना, ए डिवाइड्स जीरो, हर नॉन जीरो नंबर जीरो को डिवाइड करता है, जीरो को डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये चीज हम लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल्स टू ए इंटू सम इंटीजर, और सम इंटीजर कोई सम इंटीजर नहीं है, फिक्स इंटीजर है जो कि जीरो है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और ये जो इस तरह का सिंबल में, इस तरह के दुनिया में हम लोग ये पढ़ने शुरू किए प्रॉपर्टी, इस तरह के दुनिया में चीजें आते हुए भी हमें कंफ्यूजन हो जाता है शुरुआत में। तो एक बार ग्राफ्स अगर हो गया तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई नंबर है ए, ऑब्वियस सी बात है जो भी नंबर डिवाइड करेगा वो नॉन जीरो है डिफॉल्ट, ठीक है। ए जो बी को डिवाइड कर रहा है, और कोई नंबर है बी जो सी को डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है तो एक चीज पक्का है। सर क्या पक्का है? पक्का ये है कि ए जो है वो सी को भी डिवाइड करेगा, ये प्रॉपर्टी है। नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया सर। मान लो कोई नंबर है 5 या 2, ठीक है, 2, ठीक है, एक मिनट यार, 2 बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया, कोई और एग्जांपल सोचते हैं। कोई नंबर है 3, वो 12 को डिवाइड करता है, सबको पता है 12 इक्वल टू 4 इंटू 3 होता है। एंड 12 जो है, लेट अस सपोज 12 84 को डिवाइड करता है, ठीक है, 12 84 को डिवाइड करता है, ठीक है, 12 84 को डिवाइड करता है। अब समझना, लिंक समझना, 3 अगर 12 को डिवाइड कर रहा है, 12 अगर 84 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 ऑटोमेटिकली 84 को डिवाइड करेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुम बोलोगे सर ये तो मेरे को पहले से पता था, प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेट अस प्रूव इट। प्रूव ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है, बहुत सिंपल है, तो क्या हम b इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं? हाँ सर, यही तो डेफिनेशन था। अगर b c को डिवाइड कर रहा है, अगर b c को डिवाइड कर रहा है, तो क्या हम c इज इक्वल टू b इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं? हाँ सर, यही तो डेफिनेशन था। लेकिन हमें प्रूव ये करना है कि भैया a जो है वो c को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे c का वैल्यू तुमने क्या लिख दिया, b k2, और b का वैल्यू तुम्हें पता है a k1 k2। अच्छा, ये k1 k2 भी इंटीजर है, ये तो पता ही है, k1 k2 इंटीजर है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझना बात को, तुम्हें ये प्रूफ करना है कि a c को डिवाइड करेगा, मतलब तुम्हें ये प्रूफ करना है कि c इज इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर होना चाहिए, सम इंटीजर, कोई इंटीजर होना चाहिए। तो यार बताओ, यहां पे साफ साफ नहीं दिख रहा है a इंटू सम इंटीजर, और सम इंटीजर का वैल्यू है k1 k2, तो प्रूफ तो हो गया यार। अब कितना प्रूफ करोगे? एक लाइन का प्रूफ है भैया, एक लाइन का प्रूफ है, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना बोल देना एक बार, हाँ या ना बोल देना। बहुत इंपॉर्टेंट है जब प्रूविंग वाला क्वेश्चन यहां पे इस तरह से आएगा। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें बहुत ऑब्वियस लगे, अरे ये तो होता ही है, बट यार जब यूज करना होगा ना तो फिर दिक्कत आएगा। इसीलिए
छोटी छोटी चीजों को हम कवर करना चाह रहे हैं, ठीक है, समझना बात को। तीसरा, और मेरा फिलॉसफी बस इतना है कि अगर तुम बेसिक चीजें मजबूत है ना तुम्हारा, तो तुम ऊपर में फोड़ सकते हो, ठीक है, ऊपर में तुम फोड़ सकते हो। जिसका भी बेसिक चीज 100% लोग जिसका बेसिक चीजें कंप्लीट है वो ऊपर में फोड़ सकता है, लेकिन हर ऊपर में फोड़ने वाला इंसान का कोई जरूरी नहीं कि बेसिक चीज सही होगा। बेसिक चीज होना सही इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। तुम आईएसआई में जाओगे, सीएमआई में जाओगे, आईएएससी में जाओगे इंटरव्यू देने, क्योंकि इंटरव्यू होता है वहां पे लास्ट प्रोसेस, ठीक है। अब कोविड की वजह से इस साल तो नहीं हुआ, बट इन जनरल हर साल तो होता है, अगले साल भी होगा और तुम लोग जब दोगे तो भी होगा, ठीक है। तो तुमसे बहुत छोटा छोटा बेसिक सवाल पूछा जाएगा, और बेसिक सवाल इसी को बोलते हैं, बेसिक सवाल इस टाइप की चीजों को ही बोलते हैं। तो इंटरव्यू के लिए भी बहुत, मतलब मैं ऐसा लेके चल रहा हूं कि आपका इंटरव्यू क्लैरिटी भी होते जाए, राइट। चलो फिर तीसरा पढ़ते हैं। अगर ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है एंड ए सी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड सी, तो एक बात पक्का है कि ए जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी को डिवाइड करेगा। अब सर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी और सी का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है बी में कोई इंटीजर इंटू किए, लेटर सपोज एक्स इंटू कर दिए, और सी में कोई इंटीजर इंटू कर दिए, मान लो वाई इंटू कर दिए, और यहां पे दोनों को जोड़ दिए। यहां पे ए बी सी एक्स वाई सब इंटीजर है, ए नॉन जीरो है, ठीक है, ए नॉन जीरो है। हाँ, एक्स वाई बी सी में से कुछ जीरो हो सकता है। सर समझ में नहीं आया बात, सर समझ में नहीं आया बात, ठीक है, तो मैं समझाता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मान लो कोई भी नंबर उठा लिए, कोई भी नंबर उठा लिया, ठीक है, कोई भी नंबर उठा लिया, जैसे तुम बताओ क्या उठाया जाए, तुम बताओ क्या उठाया जाए, ठीक है, जैसे 2 उठा लेते हैं। 2 अगर 8 को डिवाइड कर रहा है, करता है 2 डिवाइड से, कोई बड़ी बात नहीं है, और 2 अगर 16 को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 8x प्लस 16y को भी डिवाइड करेगा। अब सर इसका मतलब क्या है? x और y के बदले कोई भी इंटीजर डालते जाओ, कोई भी इंटीजर डाल दो, जैसे x और y को 1 1 डाल दो, तो 8 प्लस 16 को भी डिवाइड करेगा। ऑब्वियस करेगा ना, ये बहुत ऑब्वियस रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस कहां पे, मतलब अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक दूंगा कि कहां पे लोग गड़बड़ाते हैं, मैं वो तुम्हें एग्जांपल दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। यहां पे x और y के बदले कोई भी इंटीजर डाल दो, जैसे x को 0 डाल दोगे तो 2, y के बदले कोई भी डाल दोगे तो 16 को डिवाइड करेगा, ठीक है। x के बदले -1 डाल दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप ध्यान से समझना, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे यार, मजेदार चीज है सब, प्रूविंग में असली मजा है। अगर a b को डिवाइड कर रहा है, तो क्या हम b इज इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं? चलो k1 लिख दो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगर a c को डिवाइड कर रहा है, तो क्या हम c इज इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं? चलो k2 लिख दो, k1 k2 डिफरेंट इंटीजर भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डजंट मैटर यार, डजंट मैटर। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि a जो है टीपी मतलब टू प्रूफ है, a जो है वो b और c के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है b इंटू समथिंग प्लस c इंटू समथिंग, और दैट समथिंग हैज टू बी इंटीजर। वी आर इन नंबर थ्योरी, वी आर इन नंबर थ्योरी भाई, दैट समथिंग हैज टू बी इंटीजर। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे थोड़ा ध्यान देना। अगर हम ये प्रूव कर दे कि bx प्लस cy इज इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर, तो काम बन जाएगा। अरे जिंदगी भर यही करना है नंबर थ्योरी में, डिविजिबिलिटी केस में जीसीडी आएगा, यूक्लिड्स डिवीजन आएगा, सब इसी पे बेस्ड है। जीसीडी और यूक्लिड्स डिवीजन सब इसी पे बेस्ड है मेरे भाई, सब इसी पे बेस्ड है। तो bx प्लस cy इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर अगर तुम प्रूफ कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है a डिवाइड्स bx प्लस cy प्रूव हो जाएगा। हाँ या ना बोल दो यार एक बार, हाँ या ना बता देना अपने अपने घरों में चिल्ला चिल्ला के, आवाज जो है यहां तक आनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों का आ रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं बोल रहे भाई, ठीक है, तो ये गलत बात है, ठीक है। चलो, यानी कि मेरे को bx प्लस cy का वैल्यू निकालना है, तो बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। यहां से क्या हम bx प्लस cy का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। b मतलब a k1, तो a k1x, और c मतलब a k2, तो a k2y। सर ये तो गजब चीज हो गया, सर ये तो गजब चीज हो गया। bx प्लस cy जो है, क्या वो bx प्लस cy जो है, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू k1x प्लस k2y? क्या हम इस k1x प्लस k2y सबके सब इंटीजर है, तो इसको एक नया इंटीजर मान ले क्या, a इंटू k?
क्या मैंने bx प्लस सी वाई को a इंटू सम इंटीजर लिख दिया? इसका मतलब a जो है वो पक्का पक्का डिवाइड करेगा bx प्लस सी वाई को। खत्म हो गया सवाल। और इस प्रॉपर्टी से ऐसा तगड़ा तगड़ा सवाल बनने वाला है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इफ यू आर रीडिंग दिस, इफ यू आर स्टडिंग दिस थिंग पहली बार, जो लोग ने क्वेश्चन देखा है उनको तो पता है कि ये प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, पूरा जीसीडी यूसीडी, ठीक है, हेंस प्रॉपर्टी क्यों लिख रहे हैं, हेंस प्रूफ लिखना था। पूरा जीसीडी यूसीडी में ये आता है और आरएमओ में क्या बहुत अच्छा अच्छा सवाल इस प्रॉपर्टी के दम पे बनता है। ठीक है, इनमो में भी बनता है बट इनमो में थोड़ा और कंबाइन होता है। आरएमओ में सिर्फ ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एक बना है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन ऐसा भी है। ठीक है, हाँ मतलब ये मत बोलना सर उसमें दो और दो भी चार जोड़े थे तो वो भी लगा, अरे वो ठीक है बेसिक चीज, मतलब सिंपल सिंपल चीज का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज है। यहां तक में कोई गड़बड़ी अगर है किसी को तो बताओ, मैं देख लेता हूं कुछ छूटा तो नहीं जितना मुझे पढ़ाना था। नहीं, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, चलो एक छोटा सा चीज और कर लेते हैं अभी, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे थोड़ा। ठीक है, एक छोटा सा चीज और कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 जो है वो मैं जानबूझ के करवा रहा हूं। ये देखो, अगर कोई ए नंबर है ए जो बी को डिवाइड कर रहा है और कोई नंबर है ए जो सी को डिवाइड कर रहा है, ये तो ऑब्वियस ही बात है। ए जो, अच्छा एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 क्या बोला था? प्रॉपर्टी 3 को एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा एंड ए जो है वो सी को डिवाइड करेगा, तो ए पक्की बात है कि बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। ध्यान से समझना, अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, और y को 1 पुट कर दूं, तो a जो है वो b प्लस सी को डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, a जो है वो b प्लस सी को डिवाइड कर जाएगा। इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर, अगर मैं x को 1 और y को -1 पुट कर दूं, तो a डिवाइड्स b माइनस सी हो जाएगा। यहां पुट करोगे तो ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई नंबर है, कोई रैंडम नंबर है 10 20 कुछ भी, वो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है और एक और किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वही नंबर दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा और दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार। यू विल रियलाइज कि भैया ये, मतलब तुम सोच रहे हो सर ये पागल वागल हो गए क्या सर, क्या क्या बचपन बच्चे वाला पढ़ा रहे हैं, ये तो सबको ऑब्वियस रिजल्ट है यार। यू विल रियलाइज जब हम लोग क्वेश्चन जो इसके नेक्स्ट लेक्चर में जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, यू विल रियलाइज दैट थिंग। ठीक है, और जैसे जैसे हम जीसीडी और इक्विवेलेंस डिवीजन में बढ़ेंगे आगे, तो यू विल रियलाइज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना एक सिंपल सा चीज है। ठीक है, मैं एक उल्टा बात बोल रहा हूं, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि एक बार बताओ, अगर, ठीक है, क्वेश्चन की तरह पूछता हूं, अगर ए जो है वो बी और सी के मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड कर रहा है, ए बी सी इंटीजर है, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा ये रहेगा। ठीक है, अगर ए बी और सी के मल्टीप्लीकेशन को, प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो क्या ए बी को डिवाइड करेगा या फिर ए सी को डिवाइड करेगा? क्या ये सही लिखा हुआ है या नहीं? अगर ए कोई, देखो ए बी सी कोई रैंडम इंटीजर है, ए दो इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए बी और सी के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये होगा कि ए डिवाइड्स बी और या ए डिवाइड सी? सोच के मेरे को बताओ जल्दी से। ठीक है, सोच के बताना है, सोच के बताना है। सोच लिए? कमेंट कर दो यार, कमेंट कर दो किसका किसका सही हो गया, कमेंट कर दो किसका किसका सही हो गया। ठीक है, बहुत लोग ने आंसर दिया है यस, तो पहले उनके लिए ताली और फिर एग्जाम्पल। जैसे कोई नंबर है, एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई नंबर है 2, कोई नंबर है 2, ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है 12 को, ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है 12 को, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है 6 इंटू 2 को, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर चलो ठीक है, ऐसे ही अभी बोलते हैं 2 डिवाइड कर रहा है 6 इंटू 2 को, तो इसमें
अलग अलग अगर करे तो 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है एंड 2 2 को भी डिवाइड कर रहा है। बोले बढ़िया बात है यार, बढ़िया बात है। यहां पे तो दोनों ही डिवाइड कर रहा है। ऐसा समझना, जैसे ए डिवाइड्स बी इंटू सी, तो यहां पे ए बी को भी डिवाइड कर रहा है और ए सी को भी डिवाइड कर रहा है। बोले सही है। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा अलग रूप में ले, थोड़ा सा अलग रूप में ले कि 2 डिवाइड्स 12 को हम ऐसा लिख दे 4 इंटू 3, तो यहां पे भी एक चीज तो पक्का सही है कि 2 डिवाइड करेगा 4 को या फिर 2 डिवाइड करेगा 3 को। तो ये तो गलत है, ये नहीं कर रहा है, बट ऑब्वियस एक चीज तो एटलीस्ट सही है, मैंने और लिखा है ऊपर में। ठीक है, तो कुछ लोग सोच लेंगे सर मेरा सही हो गया, सही है, बट मैं ये बोलूंगा ये गलत है, ये गलत है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तुम बोलोगे सर अभी तो आप सही एग्जाम्पल ले रहे हो। अरे मेरे भाई और भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं एग्जाम्पल कैसे लिया जाए। चलो 10 डिवाइड्स 100, मस्त एग्जाम्पल है। 10 डिवाइड्स 100, क्या हम 100 को ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम 100 को ऐसे लिख सकते हैं? 10 डिवाइड्स 20 इंटू 5, 20 इंटू 5। ठीक है, क्या यहां पे इन दोनों में से 10 को कोई डिवाइड कर रहा है? 10 या तो 20 को डिवाइड कर रहा होगा या तो 5 को डिवाइड कर रहा है। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। बोलोगे सर सही तो हो गया, आपने तो अभी बोला फॉल्स है, लेकिन आप तो खुद प्रूफ कर रहे हो उल्टा बात। 10 अगर 100 को डिवाइड करेगा तो 100 को मैं ब्रेक कर दिया, 100 को 20 इंटू 5 में ब्रेक कर दिया। अब 10 या तो 20 को डिवाइड करेगा या तो 5 को या तो दोनों को, ये मैंने पूछा था। ऐसा हमेशा होगा क्या? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे 10 जो है 20 को डिवाइड कर रहा है और 10 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इट्स ओके, बट एक को तो कर रहा है। मैं बोलूंगा ठीक है, लेकिन अब समझना बात यार, अब समझना कहानी। अगर मैं ऐसे लिख दूं 10 डिवाइड्स 25 इंटू 4, 10 डिवाइड्स 25 इंटू 4, बहुत बढ़िया सवाल। क्या 10 25 को डिवाइड कर रहा है या फिर क्या 10 4 को डिवाइड कर रहा है? बताओ, क्या 10 25 को डिवाइड कर रहा है? क्या 10 4 को डिवाइड कर रहा है? तुम्हारा आंसर होगा नो सर, ना तो 10 25 को डिवाइड कर रहा है और ना 10 4 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अगर ऐसे में कन्वर्ट करके लिखूं कि A डिवाइड्स B इंटू सी, तो A डिवाइड्स B या फिर A डिवाइड C, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हमेशा सही नहीं होता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हमेशा सही नहीं होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो सर कब सही होगा? तुम खुद सोच के बताओ यार, कब सही होगा। मैं यहां लिख देता हूं लेकिन सोचना तुमको है, हालांकि लिख दूंगा तो सोच ही लोगे। इफ ए इज प्राइम, इफ ए इज प्राइम देन ए डिवाइड्स बी एंड सी, देन पक्का होगा या तो ए बी को डिवाइड करेगा और या तो ए सी को डिवाइड करेगा या दोनों को डिवाइड करेगा। लेकिन ए प्राइम होगा तभी ये स्टेटमेंट सही होगा, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा। तो प्राइम होना मेरे भाई जरूरी है। प्राइम किसका होना जरूरी है? जिससे डिवाइड कर रहे हो। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? तुम बोलोगे सर बड़ा बोर हो रहा है, थ्योरी थ्योरी हो रहा है, क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा है, तो मजा नहीं आ पा रहा है यार, मजा नहीं आ पा रहा है। तो यार मैं बोलूंगा 2 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं जो इतना प्रॉपर्टी मैंने करवाया है, ठीक है, मैंने जो इतना प्रॉपर्टी करवाया है, मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा एज अ होमवर्क। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा एज अ होमवर्क। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। उसके बाद में इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई क्या, मैं इसका आंसर बता दूंगा, ट्राई क्या आंसर बता दूंगा। होमवर्क दिया तो आंसर बताना पड़ेगा ना। इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड सी, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो क्या ए बी इंटू सी को डिवाइड करेगा? क्वेश्चन तो ये है। नहीं 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 नहीं, ये तो तुम काफी आसान हो गया यार, थोड़ा ऐसे। क्या ए इंटू बी सी को डिवाइड करेगा? इज ए बी डिवाइड सी, इज सी डिविजिबल बाई बी, ए बी? क्या ए बी का प्रोडक्ट सी का फैक्टर होगा? क्या सी मल्टीपल होगा ए बी के? अरे जो बोलना है बोल दो बाबा। क्या सी बाई ए बी एक इंटीजर आएगा? जो बोलना है बोल दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तब अब मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। एक तो छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं पहले,
बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फाइंड ऑल n which belongs to integer such that, st मतलब such that है, n divides 10, ठीक है। ऑल फाइंड ऑल द n which belongs to integer such that n divides 10। तुम बोलोगे सर बड़ा इजी है, n डिवाइड्स 10 मतलब 10 को डिवाइड कर देगा, मतलब 10 इज इक्वल टू n इंटू सम इंटीजर होना चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूं इसका मतलब यह होता है कि n मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 10, n मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 10, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना, तो तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, n का वैल्यू 1 रख दे या 2 रख दे या 5 रख दे या 10 रख दे, कोई भी रख देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, सिंपल है यार। 10 बाई, ऐसे समझ लो यार, इतना मेहनत नहीं करना है। 10 बाई n लिखेंगे तो n की जगह में क्या रखे कि टक टक कट कट जाए और इंटीजर आंसर आ जाए। ऐसे भी तो बोल सकते हो कि 10 बाई n के में n की जगह क्या रखे कि कट पिट के इंटीजर आंसर आए। तुम बोलोगे 1 to 5 10, लेकिन यार ध्यान रखो यहां इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z है। क्या हम अगर n के बदले -2 रख दे तो क्या इंटीजर आंसर नहीं आएगा? -5 आएगा ही नहीं आएगा, बताओ। तो यार माइनस वाला भी तो वैल्यू लेंगे। यहां तो ये बोला नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है। कोई बोला है क्या पॉजिटिव इंटीजर लेना है? नहीं बोला है। कोई बोला है क्या नेचुरल नंबर लेना है? नहीं बोला है। सिंपल बोला है कि n जो है वो 10 को डिवाइड कर देना चाहिए। तो क्या -2 10 को डिवाइड नहीं करेगा? तुम बोलोगे सर नहीं करेगा, कैसे करेगा? चलो देख लेते हैं। मैं पूछूंगा इज -2 डिवाइड्स 10? अगर तुम डेफिनेशन से हिसाब से जाओगे, बाकी तुम बचपन वाला सोच लो यार 10 बाई -2 कट पिट के -5 आएगा, लेकिन फिर भी तुम डेफिनेशन से जाना चाहोगे तो तुम बोलोगे सर 10 को मैं -2 इंटू सम इंटीजर लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकते हो, -5 लिख दो यार, माइनस भी इंटीजर होता है, ठीक है। तो माइनस वाला नंबर भी मुझे लेना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेके छोड़ दिया। अच्छा यहां पे अगर नेचुरल नंबर लिखा रहता तो अलग बात होता, यहां पे अगर नेचुरल नंबर लिखा होता तो अलग बात होता, ठीक है। तो यहां पे मेरे को और क्या लेना होगा? यहां पे लेना होगा और -1 -2 -5 और -10, यानी फैक्टर ऑल ऑब्वियसली प्लस और माइनस दोनों साइन चाहिए। तो यहां पे इतना आंसर होगा, 8 पॉसिबल वैल्यू होगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू find the value of n for which find the value of n belongs to whole number। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब कंडीशन। n belongs to whole number such that n minus 5 divides 15, ठीक है। n का वो वैल्यू निकालना है, n का वो वैल्यू निकालना है कि n माइनस 5 15 को डिवाइड करे, ठीक है। n होल नंबर होना चाहिए। अब सुनना बात ध्यान से, यहां पे भी मतलब अगर तुम देखो नहीं पढ़ के जाओगे बहुत लोगों का सही होगा, बट कुछ लोग छोटी छोटी गलती कर देंगे। कैसे सर, क्या गलती? सुन लेना ध्यान से। हम लोग को यह निकालना है कि भैया n माइनस 5 मस्ट डिवाइड 15, तो यार n माइनस 5 जो है वो फैक्टर होना चाहिए 15 का। n माइनस 5 मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 15, ऑब्वियस साइन इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस दोनों लेंगे। तुम बोलोगे सर यहां तो होल नंबर दिया हुआ है, होल नंबर दिया हुआ है, तो क्या निगेटिव इंटी? अरे भैया n होल नंबर है, n माइनस 5 नहीं, n होल नंबर दिया हुआ है, n माइनस 5 तो निगेटिव हो सकता है ना यार, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं यहां पे, एक मिनट। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। आपको सिर्फ काउंट करके बताना है, निकालना नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n विच बिलोंग्स टू होल नंबर सच दैट n माइनस 5 डिवाइड्स 15, ठीक है। तो मैंने बोला n माइनस 5 को फैक्टर होना पड़ेगा 15 का, विथ प्लस माइनस दोनों साइन, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। किसी के मन में अगर सवाल हो रहा है नहीं सर निगेटिव नहीं हो सकता, तो यार n होल नंबर है, n माइनस 5 होल नंबर नहीं है, n माइनस 5 नॉर्मल इंटीजर होगा, n माइनस 5 कुछ भी हो सकता है, n होल नंबर है, ठीक है। तुम बोलोगे सर ये भी तो नहीं दिया कि n माइनस 5 इंटीजर है, तो आप इंटीजर, अरे भैया नंबर थ्योरी का सवाल चल रहा है, ठीक है। तो n माइनस 5 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना।
एक तो हो सकता है 15 का अगर फैक्टर काउंट करने जाओ तो +-1 और -1, 2 तो नहीं होगा, प्लस और -3, प्लस और -4 तो नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, अब सीधे 15 होगा। कुछ लोग यहीं पे सर 8 आंसर है सर 8 आंसर है। एक बार 1 3 5 15 चार पॉजिटिव नंबर और इसका निगेटिव तो 4 निगेटिव। नहीं भैया नहीं भैया, n शुड बी होल नंबर। तो यहां पे आपको अलग अलग सॉल्व करना होगा सर, मतलब तो सबसे पहले आप n-5 का वैल्यू 1 रखोगे तो n का वैल्यू कितना आएगा 16, ठीक है। फिर n-5 का वैल्यू 3 रख दो, फिर n का वैल्यू कितना आ रहा है 8, फिर n-5 का वैल्यू 5 रख दो तो n का वैल्यू कितना आ रहा है 10, फिर n-5 का वैल्यू 15 रख दो तो n का वैल्यू कितना आ रहा है 20, ठीक है। ऐसे करके अभी माइनस वाला भी रखना है। फिर n-5 का वैल्यू -1 रख दो। अब देखना यहां पे ध्यान से, असली खेल यहां पे है। n-5 का वैल्यू -1 रख दो मेरे दोस्त। n का वैल्यू कितना आ रहा है +5 -1 4, क्या 4 होल नंबर है? यानी कि n-5 का वैल्यू अगर -1 भी होगा तो n का वैल्यू होल नंबर ही आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, कॉन्सेप्ट नहीं है थिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। अगर n-5 का वैल्यू -3 रखोगे तो n का वैल्यू 2 आएगा। क्या ये होल नंबर है? तो n का वैल्यू होल नंबर होना चाहिए। तो एट द सेम टाइम ये सही है, ये सही है, मतलब वैलिड है। सही मतलब वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। अब ध्यान से समझना, n-5 का वैल्यू और क्या हो सकता है -5 बचा हुआ है, इसको उधर भेजोगे n=0। क्या n=0 इज वैलिड? क्या n=0 इज वैलिड? बिल्कुल वैलिड यार, 0 इज अ होल नंबर, 0 होल नंबर है तो वैलिड होगा ही। सिंपल है भाई, सिंपल है मेरे दोस्त, सिंपल है भाई, सिंपल, ठीक है। चलो फिर n-5 इज इक्वल टू -15, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 को उधर भेजोगे +5, -15 +5 इज -10। क्या -10 होल नंबर है क्या? नहीं है। यानी कि कितना पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुआ n का वैल्यू हो सकता है 6 8, देखो लेट मी मार्क, 6 8 10 20 4 2 और 0। -10 नहीं हो सकता, यानी कि टोटल 7 पॉसिबल वैल्यू। इफ आई हैव टू राइट तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है और 20 हो सकता है। इतना वैल्यू आर पॉसिबल। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n विल बी 7। यहां तक जो है कहानी सॉल्व हो गया, ठीक है, यहां तक जो है कहानी सॉल्व हो गया। अब एक काम करना, तुम ऐसे ही क्वेश्चन तुमको बना के आना है, तुमको एक ऐसे ही क्वेश्चन और बनाना है, इसका भी कमेंट, ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो जो लोग कमेंट करेंगे आंसर में वो ही बता दे रहे, ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करके कमेंट करना, और होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जो भी होमवर्क क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना कि मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। आई कवर एवरी होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। भले लेट होगा, लेट मतलब एक के बाद दूसरे लेक्चर में हो सकता है, मे बी पॉसिबल, पर मैं बताऊंगा। मैं होमवर्क का पूरा एक लेक्चर ही बना दूं, ऐसा भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको बनाना है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज of n, find number of values of n belongs to integer for which 3n plus 1 divides 18, ठीक है। आपको n का इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियस वैल्यू पहले निकालो फिर काउंट करो। ये गलती मत करना कि ऐसे लिख के ऐसे काउंट कर लेना, ऐसे तो यहां पे 8 आंसर आएगा जबकि आंसर 7 ही है, तो वो गलती मत करना कि भैया 3n + 1 18, 18 का फैक्टर काउंट कर लिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 18 होगा, तो टोटल कितना हो गया 6 इधर और 6 माइनस में, तो 12 आंसर हो जाएगा ना बाबा ना। वो गलती नहीं जी, वो गलती नहीं, ठीक है, वो सब गलती हो जाएगा, 12 आंसर नहीं है, 12 आंसर नहीं है, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन करते हैं, एक अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपके लिए नहीं, मैं बना दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फाइंड इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n for which n minus 2 divides 2n square minus 8n plus 7। ठीक है, अब अगर तुम समझ पा रहे हो, अगर तुम क्या बोलते हो उसको, लय को समझ पा रहे हो, एकदम धीरे धीरे वाला हिसाब, तो देखो पहले क्या हो रहा था। पहले जो दो क्वेश्चन किए, जो सबसे पहला क्वेश्चन किए वो था n डिवाइड्स 10, फेयरली सिंपल, मतलब समझाना था। फिर दूसरा क्वेश्चन में किया कि भैया n डिवाइड्स मतलब सम काइंड ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन डिवाइड सम कांस्टेंट नंबर, तो n माइनस 5 डिवाइड्स 15, तो जिसको डिवाइड कर रहा था वो कांस्टेंट था। ठीक है, फिर होमवर्क भी तुम्हें वैसे ही कुछ दे दिए, लेकिन अब के सवाल में थोड़ा सा बढ़ गया, हल्का लेवल बढ़ गया, इतना सा। क्यों? अब जो डिवाइड कर रहा है वो तो वेरिएबल है ही, वो तो वेरिएबल n निकालना ही है, लेकिन जिसको डिवाइड कर रहा है मेरे भाई, जिसको डिवाइड कर रहा है मेरे भाई, वो भी वेरिएबल आ गया और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, राइट। अब सुनना ध्यान से यार, अब सुनना ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे। ठीक है, बेसिकली देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिकली ये लिखा हुआ है 2n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7 अपॉन n माइनस 2। ठीक है, इस चीज को जब तुम n माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, मतलब डिवाइड हो जाना चाहिए, तो n का वैल्यू बताना है। मतलब n का वैल्यू ऐसा क्या क्या पुट करे, n का वैल्यू ऐसा क्या क्या पुट करे कि ये ऊपर वाला नंबर है जो 2n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7, ये पूरा पूरा n माइनस 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो अगर तुम n का वैल्यू 0 पुट करते हो, ठीक है, ये करना नहीं है तो वैल्यू पुटिंग कहलाता है। एग्जाम में मन है तो कर लो, जल्दी आएगा आंसर, बट हर आंसर आ जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जेई मेंस के एग्जाम में ये सब चल सकता है, वैल्यू पुटिंग ये सब, ठीक है। बाकी सुन लो ध्यान से, n का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो न्यूमेरेटर क्या आ जाएगा 7, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 2। तो यार माइनस 2 तो 7 को डिवाइड नहीं करता है, मतलब n का वैल्यू 0 तो नहीं है। ठीक है, एक वैल्यू मैं तुम्हें बस निकाल के बता दे रहा हूं कि मतलब क्या है क्वेश्चन का। अगर n का वैल्यू 1 पुट करोगे, ठीक है, तो यहां क्या आएगा 1 माइनस 2, तो ये तो माइनस 1 हो जाएगा। अरे यार मस्त चीज हो गया, मस्त चीज हो गया। नीचे अगर 1 आ गया या माइनस 1 आ गया तो हर नंबर को डिवाइड करेगा, तो n स्क्वायर टू 1 तो हम सॉल्यूशन पक्का है। देखो 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 8, अरे बाबा, n का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं ना, तो 2 माइनस 8 माइनस 6 और 7 माइनस 6 है। अरे गजब यार, गजब चीज है। माइनस 1 डिवाइड्स 1 तो ऑब्वियस डिवाइड करता है, तो यानी n इक्वल टू 1 तो एक सॉल्यूशन पक्का है। ठीक है, तो यानी कि आपको ये ऐसा ऐसा n का सब वैल्यू निकालना है, जो वैल्यू ऑफ n को आप यहां पे पुट करो तो n माइनस 2 कंप्लीटली डिवाइड कर दे, 2n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। वैल्यू पुटिंग मत करना। क्यों नहीं करना? आइदर एक्सपर्ट बन जाओ तब करना, तुम्हारी मर्जी, शुरुआत में मत करना यार, शुरुआत में मत करना। बस इसलिए मत करना क्योंकि फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 1 लाके तुम खुश हो जाओ, जैसे मैंने अभी खुश हुआ, अरे बहुत खुश हो गए, ठीक है, लेकिन n इक्वल टू 2 भी था, वो छूट गया। चलो मान लेते तुम n इक्वल टू 2 भी गेस कर लिए वैल्यू पुटिंग, मान लो n इक्वल टू 71 भी था, वो छूट गया। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, छोटा वैल्यू है, 2n स्क्वायर माइनस 18 प्लस 7 बहुत बड़ा क्वाड्रेटिक नहीं है, तुम शायद गेस भी कर लो, सारा आंसर सही मान सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे। तो आई मतलब मेरा ये रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि स्टार्टिंग में तो यार ये सब वैल्यू पुटिंग ये सब मत करना। हाँ, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वैल्यू पुट करके देखने की कोशिश जरूर करना कि ये कहना क्या चाहता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या घिच मिट हो गया यार, अरे मिटा रहे घिचती हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से समझना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होए कि समथिंग डिवाइड समथिंग और आपको n का वैल्यू निकालना है, बहुत ही सिंपल करना है। जो भी न्यूमेरेटर है, राइट न्यूमेरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
अगर तुमने न्यूमेरेटर को, मतलब जो भी डिविडेंड बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड को डिविडेंड इनटू समथिंग कोसाइन, हाँ डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड को जिसको डिवाइड कर रहे हो, या न्यूमेरेटर को अगर ऐसे लिखी हो तो इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर अगर लिख दिए, इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर मतलब ये क्या है, डिविडेंड, ये डिविडेंड है। इसको अगर इन द फॉर्म ऑफ डिवाइजर लिख दिए, इसको अगर इन द फॉर्म ऑफ डिवाइजर लिख दिए तो कहानी सेट हो जाएगा, कहानी सेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, अगर तुम ऐसे लिखते हो चीजों को, लेट मी मेक यू अ सर्कल, अगर तुम चीजों को ऐसे लिखते हो तो जो न्यूमेरेटर दिख रहा है उसको जस्ट डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। अगर तुम चीजों को ऐसे लिख रहे हो तो डिविडेंड को डिविजर के फॉर्म में लिखना है। दैट्स इट। बट मेरा सजेशन ये है कि इसको इस फॉर्म में लिख लो, मजा ज्यादा आएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब तुम्हारे मन में, कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर आप एक बात बताइए, 2n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7 को, इसका मतलब जो आप ये बोल रहे हो, इसका मतलब मेरे को इसको n-2 के फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब मेरे को n-2 के फॉर्म में लिखना है, क्या ये बोल रहे हो सर आप? हाँ साहब मैं यही बोल रहा हूं, लेकिन सर कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे, मेरा तो हालत खराब हो गई सर। कुछ लोग लिख के बैठे हुए हैं, कुछ लोग का हालत खराब हो गया, समझना कैसे लिखोगे। मैं ये बोल रहा हूं कि भैया 2n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7 को आप n-2 के फॉर्म में लिखो। अब जिसको नहीं आ रहा है ना वो क्या करे, दो तरीका मैं बताऊंगा, एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है हल्का सा, और एक बिना दिमाग का मेथड, ट्रेडिशनल मेथड आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा दिमाग वाला तरीका पहले बता रहा हूं, इसको आप n-2 लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको लाना है 2n स्क्वायर। मेरे को भाई और बहन ये बताओ कि तुमको 2n स्क्वायर लाना है तो तुम n में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2n स्क्वायर आएगा? यार बच्चे को पता है दूर दूर के गांव में कि n में अगर 2n मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, n में अगर 2n मल्टीप्लाई करोगे तो 2n स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इस 2n को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4n आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए, -8n, यानी कि -4n की कमी है मेरा भाई, -4n की कमी है। तो यहां पे जो भी कांस्टेंट होगा वो इस n से मल्टीप्लाई होके -4n बनाना चाहिए। जैसे अगर मैं -4 यहां लिख देता हूं तो इस -4 को जब यहां से इंटू करोगे तो ये -4n आ जाएगा। तो -4n 8n हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब 4 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस, यहां +8 आ जाएगा, लेकिन यहां तो +7 है मेरे दोस्त, यहां तो +7 है, तो कोई दिक्कत नहीं है साहब, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 कर देना, 7 आ जाएगा। बताओ यार, बताओ यार, क्या कोई गड़बड़ी हुआ? क्या कोई गड़बड़ी हुआ? तुम इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? बताना साहब। सर नहीं लिख सकते। किसी के मन में अगर सवाल आ रहा है तो यार इसको मल्टीप्लाई करके देखो, वापस ये आ जाएगा। सर कैसे किए वही नहीं समझ में आया, फिर से सुन लेना। ठीक है, फिर से सुन लेना, 2n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7 लिखा हुआ है, इस फॉर्म को मेरे को n-2 के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, n-2 जबरदस्ती लिख दिया। अब n में क्या इंटू करे कि 2n स्क्वायर, अरे 2n स्क्वायर क्यों आना है, दिया हुआ है उसी को लिखना है, तो 2n मल्टीप्लाई करो, 2n को n में मल्टीप्लाई करे 2n स्क्वायर आया, 2n को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4n आएगा, लेकिन आपको -8n लाना है, तो यहां पे जो भी कांस्टेंट लगोगे प्लस या माइनस, वो n से मल्टीप्लाई होके क्या आना चाहिए, -4n और आना चाहिए। -4n क्यों सर? क्योंकि यहां -8n लिखा हुआ है, यहां पे तुम्हारा -4n आ रहा है, तो एक और -4n चाहिए कि नहीं चाहिए -8 बनाने के लिए, तो इसलिए -4 से इंटू कर रहे हैं। अब समझना बात को, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस दोनों को इंटू करो, क्या आएगा, 2n स्क्वायर, 2n को 2 से -4n, 4 को n से -4n, ये -8n आ जाएगा, लेकिन जब 4 और 2 को इंटू करोगे तो +8 आ जाएगा, और आना कितना चाहिए, +7, यानी कि इस एक्सप्रेशन में -1, इस एक्सप्रेशन में भी -1 करना और जरूरी है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर अभी भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया तो तुम बेसिक थिंक कर दो। तुमको क्या करना है, तुमको इस 2n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7 को n-2 के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करो, तुम इसको n-2 से डिवाइड कर दो। ऑब्वियस वही किए थे ना, यही तो किए थे डिनोमिनेटर ये। ठीक है, ये जिसको ऊपर वाला तरीका नहीं समझ में आया उसके लिए इतना मेहनत नहीं करना है, इसमें मेहनत ज्यादा लगेगा लेकिन दिमाग कम लगेगा।
ट्रेडिशनल तरीका है। n को 2n स्क्वायर लाना है तो 2n से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां आ जाएगा 2n स्क्वायर। 2n इंटू 2 -4n होता है, यहां लिख दिए। साइन चेंज करते हैं, ये सब कहानी। अरे प्लस में प्लस क्यों लिख रहे हैं, ये तुम पागल हो गए क्या। चलो ये टक टक कटा, यहां आएगा -4n। n में क्या इंटू करे कि -4n आए, तो सर -4 इंटू कर दो, -4n आ जाएगा। -4 इंटू 2 इट विल बी +8। तो साइन अभी साइन चेंज होगा क्या, नहीं अभी। और अरे गड़बड़ हो गया यार, डिवाइड ही गलत कर दिया। ठीक है, -4n आया, +7 भी तो उतारे। अब -4n लाना है n में, तो -4 इंटू करोगे तो यहां क्या आ जाएगा -4n, एंड -4 इंटू -2 विल बी +8। अब साइन चेंज हुआ, यहां प्लस होगा, टक टक कटा, -8 +7 ये -1 हो जाएगा। मेरे भाई बचपन में एक कहानी पढ़े थे, कौन सा कहानी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तुम बोलोगे सर अभी आप पढ़ाने वाले, अरे यार बचपन में कभी तो पढ़े होगे कि 3 को 16 से डिवाइड करोगे तो 3 5 15 लिखोगे और यहां 1 आएगा। तो क्या तुम ये 3 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 16 नहीं लिखते हो। डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड लिखते हो नहीं लिखते हो, हाँ या ना बोल दो यार। ये सब कहानी बचपन की है, ये तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए बताना जरूरी है, सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो चलो 2n स्क्वायर -8n प्लस 7 को हम, ये डिविडेंड है तो डिविजर इंटू कोसेंट यानी कि n-2 इंटू 2n-4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है -1 तो -1 लिख सकते हैं। ठीक है, -1 लिख सकते हैं। अब कोई ये मत बोलना सर रिमाइंडर माइनस कैसे हो गया, माइनस तो नहीं होता है, वो तो बचपन में नहीं पढ़े थे। अरे भैया वो नंबर का था, पॉलिनोमियल का रिमाइंडर में माइनस हो सकता है ना, पॉलिनोमियल डिवीजन रिमाइंडर में -1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ सर इसके बाद क्या करेंगे सर, आप बहुत ज्यादा बता दिए, ओवर एक्सप्लेनेशन हो गया सर, या सॉरी ओवर एक्सप्लेनेशन हो गया, टाइम बर्बाद हुआ आप लोगों का। ठीक है ठीक है, चलो अब देख लो यहां पे मेरा क्वेश्चन बस इतना सा था। फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन इतना सा था कि 2n स्क्वायर -8n प्लस 7 में हम n का वैल्यू क्या रखे कि ये n-2 से डिवाइड हो जाए, या n-2 इसको डिवाइड कर दे। तो मैंने बोला जस्ट राइट न्यूमेरेटर इन द फॉर्म ऑफ डेनोमिनेटर, और इसको कन्वर्ट करके ये आया n-2 इंटू 2n -4 -1 अपॉन n-2। बस क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन खत्म है। क्या है, इस माइनस साइन पे इस n-2 को सेपरेट कर दो। क्या तुम ऐसे लिख सकते हो n-2 इंटू 2n-4 अपॉन n-2 -1 अपॉन n-2, ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो, अगर लिख सकते हो तो यहां तो टक टक ये काट दोगे, टक टक ये काट दोगे, यहां बचेगा 2n-4 और -1/n-2। अब ध्यान से सुनना, डिवाइड होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू तो इंटीजर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। n-2 शुड डिवाइड दिस, इसका मतलब इंटीजर आना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंटीजर आना चाहिए। आरएचएस को देखते हैं, आरएचएस में ये वैल्यू तो इंटीजर है, तो ये वैल्यू भी इंटीजर होना चाहिए, तभी एलएचएस इंटीजर आएगा, मस्ट बी एन इंटीजर। अरे भैया एलएचएस इंटीजर है, आरएचएस में 2 टर्म है, ठीक है समझना बात को, एलएचएस इंटीजर है, आरएचएस में 2 टर्म है, आरएचएस में पहला टर्म इंटीजर है तो दूसरा टर्म भी इंटीजर होगा, तभी ओवरऑल जोड़ के इंटीजर आएगा, नहीं तो इंटीजर नहीं होएगा। तो यार मतलब अब हमारा सवाल ये हो गया कि 1/n-2 मस्ट बी एन इंटीजर। यार एक बात बताओ, इसी को अगर हम ऐसे बोल दे, थोड़ा सा सवाल चेंज करके अपना पुराना सवाल वाला कि n-2 डिवाइड मस्ट डिवाइड 1, तो क्या कुछ गलत बोल देंगे यार, क्या कुछ गलत हो जाएगा। ये और ये सेम चीज है मेरे भाई, ये और ये सेम चीज है। n-2 मस्ट डिवाइड 1 या 1 डिवाइडेड बाई n-2 मस्ट बी एन इंटीजर, दोनों सेम है। ठीक है, यानी कि n-2 मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 1, और साइन लेके प्लस माइनस साइन लेके, कहीं नेचुरल नंबर नहीं बोला है। तो n-2 का वैल्यू या तो +1 होगा या तो -1 होगा। अगर +1 हुआ, ठीक है, अगर +1 हुआ तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है, और अगर -1 हुआ तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यानी कि फाइनल आंसर n का क्या है, 1,3, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें नंबर ऑफ वैल्यू निकालना था या n का वैल्यू निकालना था, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो n का वैल्यू हो गया 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3।
ठीक है, आई होप कहानी समझ में आ रही होगी, आई होप कहानी समझ में आ रही होगी। एक होमवर्क क्वेश्चन और ले लो यार तुम लोग। सर आप कर क्या रहे हो, इतना होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हो यार, एक बनता है यार, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। ठीक है, फाइंड फाइंड द वैल्यू find the value of n such that find the value of n such that n minus 5 divides n square minus 10n plus 15 and n belongs to integer। यार n तो हमेशा इंटीजर में बिलोंग करेगा, कहीं स्पेशल बात हो गया तो नेचुरल नंबर होल नंबर दे दिया वो ठीक है। तो ये है, इसका भी आंसर लिख देना 3 नंबर डाल के। ठीक है, एक मिनट, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको मिला है, पॉज करके उतार ले। ठीक है, और आई विल अप्रिशिएट अगर आप मेरे लेक्चर्स को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, अगर कर रहे हो तो प्लीज मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर नंबर थ्योरी और अच्छे से नोट्स को उतारो अपने हाथों से। ठीक है, मैं इन जनरल नोट्स डाल देता था पीडीएफ में, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट बिलीव इन दैट मच। ठीक है, अपने हाथों से जब तुम नोट्स लिखते हो, ठीक है, तो फिर तुम्हें एक बार और चीजें दिखती है, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, तो आई बिलीव इन दैट। ठीक है, तुम बोलोगे सर लेकिन उसमें टाइम बचता है अगर आप पीडीएफ दे दोगे तो, आई अग्री टाइम बचता है। टाइम क्यों बचाना है, मेरा क्वेश्चन ये है, टाइम क्यों बचाना है? अगर हम ये सोचे कि मेरे को आईएसआई में पढ़ना है या इनमो में जाना है लेकिन टाइम बचा के जाना है, क्यों टाइम बचाना है यार? तुम शाहरुख खान नहीं हो ना कि तुमको ये फलाने का भी ऐड करना है, उसका भी ऐड करना है, तुम्हारा बस एक ही काम है। अब तुम बोलोगे नहीं सर बहुत काम है, हम बोलेंगे क्या? तुम बोलोगे कि सर इनमो का भी पढ़ना है, आरएमओ का भी पढ़ना है, पीआरएमओ का भी पढ़ना है, फलाना का भी पढ़ना है, आईएसआई का भी पढ़ना है, आईआईटी का भी पढ़ना है, 10 स्कूल का भी पढ़ना है, ये लेकिन सब में एक ही कॉमन है, पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर तुम नोट्स बनाते हो, चीजें तो बहुत काम की आने वाली है। जो लोग मैथमेटिक्स को आगे परस्यू करने वाले हैं उन्हें और आगे तक काम आएगा। जो लोग, फिर से मैं, जो एलिट इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं मैथमेटिक्स को लेके, उनको जरूर काम आने वाला है, और ओलंपियाड वाले को काम आने ही वाला है। तो प्लीज ट्राई टू मेक अ नोट्स अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चन किया जाए क्या? आई डोंट थिंक सो, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन गया, फिर तुम पूरा देखोगे ही नहीं। ठीक है, तो आई विल डू वन थिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 कुछ 5-6 क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने के लिए दे दूंगा असाइनमेंट के तौर पे। ठीक है, और अगर थ्योरी पढ़ना है, प्रूफ पढ़ना है नंबर थ्योरी का बुक से, बहुत लोग को होता है ना फील आता है बुक से पढ़ने में, तो आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, डेविड बर्टन, डेविड एम बर्टन नाम है। ठीक है, डेविड बर्टन, ये बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा बुक है। बुक तो नंबर थ्योरी का बहुत है, आप कोई भी बुक फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अरे क्या हो गया, सॉरी यार, सॉरी डेविड सर। ठीक है, तो आप कोई भी बुक फॉलो करो, कोई डजेंट मैटर मच, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर थ्योरी, लेकिन हाँ, डेविड एम बर्टन इज ए क्लासिक बुक, मजा आएगा अगर आप चीजों में घुसना चाहते हो तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, और कीप लर्निंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड नाइट। एंड अगर समझ में आया है, ठीक है, तो लेक्चर्स को रेगुलर फॉलो करो, नोट्स बनाओ, ऑन राइट ट्रैक। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड दिस कोर्स फ्रॉम जस्ट बेसिक, फ्रॉम जीरो। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, कीप लर्निंग। ठीक है।